अगर इरादे मजबूत हो और संकल्प दृढ़ तो कुछ भी असंभव नहीं। ये पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प की सिद्धि है जो सिर्फ 8 वर्षों में केदारनाथ धाम का कायाकल्प संभव हो पाया, जिसके दर्शन करने के लिए आज पीएम मोदी ने केदार धाम की तीर्थ यात्रा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां सबसे पहले वो केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। पीएम मोदी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद पीएम ने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और वहां ध्यान भी लगाया। खास बात यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे का 11 ज्योतिर्लिंगों समेत 100 जगहों पर सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों के फेज 2 की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वर्ष 2013 की त्रासदी में केदारनाथ धाम को पहुंचे नुकसान के बाद इसके जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। इसके जरिए केदारनाथ के कायाकल्प का कार्य प्रगति पर है। इसे आप केदारनाथ पर पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति भी कह सकते हैं, जिसके चलते केदारनाथ में आस्था और आधुनिकता का संगम हो रहा है। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। ये बाबा केदारनाथ पर पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति है, जो उन्हें 5वीं बार केदारनाथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये पीएम मोदी के संकल्प की सिद्धि है कि 8 साल पहले कुदरती कहर से तहस नहस हो चुका केदारनाथ धाम अब विकास की तीर्थ यात्रा कर रहा है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। पीएम मोदी जब केदारनाथ धाम के विकास कार्यों को निहार रहे थे तो उनकी आंखों में जो संतोष का भाव था वो बेहद दर्शनीय था। पीएम मोदी ने केदारनाथ को दोबारा से सजाने संवारने का जो संकल्प लिया था वो सिद्ध होता देख पीएम मोदी खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने, जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। 2013 की त्रासदी को देखने के बाद ही मोदी ने केदारनाथ को आस्था और आधुनिकता का संगम बनाने का संकल्प लिया था, जिसका पहला चरण अब सिद्ध हो चुका है। केदारनाथ में 225 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 2382 नए और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया गया है। 18 किलोमीटर का नया पैदल मार्ग बनाया गया है।
मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे घाट और चबूतरे बनाए गए हैं। मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही मंदिर तक 400 मीटर लंबा आस्था पथ बनाया गया है। उसके बाद तो काफी विकास हुआ है। 2013 के बाद जब हमने 2015 में ये धाम देखा था तो ये काफी नष्ट हो चुका था, लेकिन उनके प्रयासों के बाद यहाँ काफी आपका क्या कहते बदलाव हुआ है और काफी विकास हो चुका है। महाराज जी बताएं, 2013 में हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा, तब से लेके 21 में लगभग ये 7-8 साल कितना बदला केदारनाथ? बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। ये देखो ना, नव निर्माण काम हो रहा है। मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। केदारनाथ धाम की इस विकास यात्रा का अभी पहला पड़ाव संपन्न हुआ है तो केदार नगरी में बदलाव दिखते हैं, जिसका पीएम मोदी ने आज जायजा लिया और बाबा केदार के आशीर्वाद से दूसरे चरण के विकास कार्यों का विधिवत शुभारंभ भी किया। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। 8 साल पहले जब आपदा आई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का यह सफर इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। 2013 की जल प्रलय के बाद सिर्फ बाबा केदारनाथ का यह मंदिर सुरक्षित बचा था, बाकी पूरा धाम बर्बाद हो चुका था। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संकल्प से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, फिर चाहे आपदा प्राकृतिक ही क्यों न हो। मेरा मन यहाँ लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरे दफ्तर से यहाँ का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहाँ थे, इस महीने कहाँ पहुंचे, लगातार देखता था। जब वो यहाँ आए हैं तो उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाए गए, आने वाले सैलानियों, पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हेलीपैड आप देखिए, लगातार श्रद्धालुओं को लाने के लिए एक अच्छी सड़क तो बना दी गई है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर होने लगा है। कई जो एविएशन कंपनियां हैं उनके हेलीकॉप्टर्स यहाँ चलते हैं ताकि सैलानियों को ये 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो न चलना पड़े। बहुत सारे लोग इससे चले आते हैं और बाकी एक दूसरी सड़क तैयार कर दी गई। इसके साथ साथ दूसरे जो पक्के इलाज में यहाँ पर आपको बड़े बड़े लोहे के जो बीम है वो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य है वो वहाँ अभी भी चल रहा है। पूरी केदार घाटी को नव निर्माण सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन 2014 के बाद से जो यहाँ काम शुरू हुआ, आज भी वो विकास निरंतर जारी है। ये पीएम मोदी की आस्था है कि वो बार बार केदारनाथ धाम खींचे चले आते हैं और ये बाबा केदारनाथ की कृपा है कि केदारनाथ धाम आने वाले भक्त अब बाबा का आशीर्वाद और पहले से सुखद यात्रा का अनुभव लेकर लौटते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। केदारनाथ धाम से मंजीत नेगी, संजय शर्मा, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज न केवल केदारनाथ धाम के कायाकल्प के संकल्प की सिद्धि हुई है, बल्कि पीएम मोदी ने आज आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को फिर से स्थापित भी किया है। पीएम मोदी ने आज केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो 2013 में आई जल प्रलय में खंडित हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण किया गया है।
पीएम मोदी ने इस प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। ये प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी। पीएम मोदी के संकल्प ने इस समाधि को भी नया स्वरूप दे दिया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का पुनर्निर्माण भी पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रहा था, जो अब पूरी हो गई है। शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण कार्य सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। ये प्रतिमा करीब 12 फीट ऊंची और 24 टन वजनी है, जो कृष्ण शिला यानी ब्लैक स्टोन से बनी है। इस पर आग, पानी, बारिश का भी कोई असर नहीं होगा। इसके लिए लगभग 130 टन की एक ही शिला ली गई थी, जिसे काट छांट कर मूर्ति बनाई गई। कर्नाटक के मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति का मॉडल तैयार किया है। 9 मूर्तिकारों की टीम ने इस प्रतिमा पर काम किया। सितंबर 2021 में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड ले जाया गया। सदियों पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब पीएम ने शंकराचार्य की समाधि का जीर्णोद्धार करने का पुण्य कमाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति में आदिगुरु शंकराचार्य की भूमिका को भी याद किया। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और यह भी बताया कि उनके मन में शंकराचार्य के प्रति कितनी आस्था है। वैसे एक बात यह भी है कि पीएम मोदी की तरह शंकराचार्य की भी बाबा केदारनाथ में गहरी आस्था थी। इतिहासकारों का मानना है कि आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने केदारनाथ धाम में 820 ईस्वी में समाधि ले ली थी। बताया जाता है कि शंकराचार्य के पिता भगवान शिव के बड़े उपासक थे, इसीलिए उनका नाम शंकर रखा गया। केरल के काल्पी गांव में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया था। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के भारतीय आध्यात्मिक धर्मगुरु थे। उस दौरान भिन्न भिन्न मतों में बटे हिंदू धर्मों को जोड़ने का काम उन्होंने किया था, और केवल अपने तर्क के आधार पर। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को एकजुट करने के लिए ही आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। ये चारों मठ भारत की 4 दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। पश्चिम दिशा के द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की थी। दक्षिण में कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। मान्यता है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य को लगा कि जिस उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ था वो उन्होंने पूरा कर लिया है, तो वो अपने शिष्यों के साथ केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे और भगवान के दर्शन करने के बाद वहीं विलुप्त हो गए। उसी जगह पर उनका समाधि स्थल बनाया गया जो 2013 की त्रासदी में बह गया था। आज पीएम मोदी ने शंकराचार्य की उसी समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण किया। इस बार सर्दियों के मौसम की शुरुआत जरा जल्दी हो गई। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो गई है। यही ऊंची चोटियां हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द जहां पर भारतीय सेना की तैनाती है। यानी इस बार एक तो दुश्मन सामने और ऊपर से मौसम। भारतीय सेना के जवान ऐसे में भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। किस तरह की तैयारियां हैं एलएसी पर, नॉर्थ सिक्किम से देखिए मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
केवल एक आंकड़ा होता है जब तक उससे जूझना न पड़े। बर्फ केवल खूबसूरती है जब तक उस बर्फ में दिन रात तैनात न रहना पड़े। -25 तक का तापमान, बर्फीली हवाएं, धुंध की चादर, लेकिन इस सफेद सन्नाटे के बीच जिंदगी का भरोसा देते हैं हमारे ये वीर जवान। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है वो सिक्किम और सिक्किम के आसपास के जो सभी इलाके हैं उनके लिए जिम्मेदार है। और त्रिशक्ति कोर की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन वो सिक्किम के इन दूर दराज क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर तैनात है। मेरी यूनिट स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन का एक अहम हिस्सा है और इसके पूरे एओआर में जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पर हम अपनी टास्क को पूरा करने के लिए योग्य हैं और सक्षम हैं। इस बार ठंड की शुरुआत जल्दी हो गई है, लिहाजा तैनाती की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। सब यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है? यह मेरे यूनिट का जिम्मेवारी का इलाका है, इसलिए हम डेली पेट्रोल करते हैं। डेली यहाँ पर चाहे कैसा भी मौसम हो आपको पेट्रोलिंग करती रहे? किसी भी मौसम में पेट्रोलिंग करते हैं डेली। पेट्रोलिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ इलाका है, इसलिए अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हमें पेट्रोल करते हैं डेली। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां एक एक सांस लेना भी मुश्किल है, वहां भारतीय सेना के ये जवान अपने साथ 25 से 30 किलो का भारी साजो सामान लेकर पेट्रोलिंग करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग की आवश्यकता बहुत होती है और पेट्रोलिंग की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे कि जो लोड एक सैनिक यहाँ पर लेकर पेट्रोलिंग करते हैं, सब क्या क्या चीजें कैरी करते हैं आप? इसमें हमारा खाने पीने का सामान है और साथ में टेंट लिए हुए हैं जहाँ की मौसम खराब हो जाता है और हम अपनी सुरक्षा से रह सकते हैं। ये शवल भी मैं देख रही हूँ आपके पास। जब ये थोड़ी ज्यादा बर्फ पड़ जाने के कारण यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए काम आता है। बर्फ काटी भी जाती है और हटाई भी जाती है। ये बहुत आम है क्या कि यहाँ पर मौसम बिगड़ता है? क्या मौसम बिगड़ने की आशंकाएं बहुत ज्यादा रहती हैं सर? यस मैम, हाँ मैडम, यहाँ पे ज्यादा मौसम खराब रहता है और मौसम बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है, हवा चलती है, इसलिए हम लोग अपना सामान के साथ ही पेट्रोलिंग करते हैं। औजार हमारे मतलब बर्फ हटाने के लिए है और अगर ज्यादा बर्फ पड़ जाती है उसको काट के हटाया जाता है और फिर रास्ता बना के आगे मार्च किया जाता है। एक तो दुश्मन, ऊपर से मौसम, ये दोहरा मुकाबला है, दोहरी चुनौती, दोहरी लड़ाई है। लेकिन भारतीय सेना कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने में सक्षम है। यहाँ से -27-28 तक तापमान जाता है और ये बर्फबारी इतनी है, अब इससे ज्यादा होती जाएगी, कई फीट बर्फ। हाँ, बर्फ ज्यादा गिरती रहती है यहाँ पे। और यहाँ का मौसम ये है कि अपना रुख कभी भी बदल सकता है। अच्छा, तो क्या मतलब बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती है? बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती रहती है, यहाँ बारिश गिरती है। देश के रक्षक अपने अपने परिवारों से दूर समूचे देश को परिवार मानते हैं और सबकी हिफाजत में खड़े हैं। सरहद पर निगाहें, ट्रिगर पर उंगलियां, दुश्मन पर निशाना, यही भारतीय सेना का त्योहार। आपके लिए आतिशबाजी की आवाजें कुछ अलग होती होंगी, लेकिन यहाँ सरहदों पर जो आतिशबाजी है दरअसल वो प्रशिक्षण की ही आवाज है, उसी की गूंज है जो यहाँ पर सुनाई दे रही है। सर, कितना अहम होता है कि आप डिप्लॉयमेंट वाले इलाकों में आप ट्रेनिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग्स चलती है, लेकिन यहाँ पर कितना अहम? पर्सनल वेपन एक सोल्जर का बेस्ट फ्रेंड होता है, सो देयरफॉर बाय डूइंग सो वी आर गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग द वेपन इन द बैटलफील्ड as well as maintenance of the equipment in this altitude and plus gaining the confidence over the weapon. फौज में आपका जो यूनिट होता है वो आपकी यूनिट ही आपका परिवार है। आप अपनी तैनाती के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चीजें बदलती रहती हैं। जहां पर आपकी तैनाती हो रही है डिप्लॉयमेंट के एरियाज, कुछ नहीं बदलता है तो आपका इतिहास, आपका पराक्रम, आपकी विरासत। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान ने हमारी हाइट्स कैप्चर की थी, उन कैप्चर्ड हाइट से वो हमारे नेशनल हाईवे और कारगिल टाउन को अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे और इसीलिए उनको रिकैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान इनके ऊपर भारी तादाद में बमबारी कर सकता था।
शिंगो नदी घाटी के तकरीबन 17 किलोमीटर के पैच में 17 पाकिस्तान की पोस्ट रिकैप्चर की, जो आज की तारीख में भी हमारी फोर्सेस के कंट्रोल में है। और इस ऑपरेशन के लिए हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें से हमारे 4 साथियों को बहादुरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनमें आप देश के शौर्य की संपूर्ण झांकी देख सकते हैं, क्योंकि ये देश की मिट्टी से उपजे हर सपूत की ब्रिगेड है। प्राण, जाति, धर्म, पहचान से परे सिर्फ योद्धाओं की ब्रिगेड। वैसे तो यही संपूर्ण भारतीय सेना की भी पहचान है। ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं। ये जो बीएमपीज होते हैं, ये अपने आप में युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जिसका कवच इतना अभेद्य है, वो युद्ध के मैदान में केवल अकेले नहीं, इसके भीतर जो इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, यानी जो पैदल सैनिक हैं, वो भी इसके भीतर बैठ सकते हैं। ये पानी पर तैर सकता है, ये एम्फीबियस भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी तरह के टेरेन में जाकर, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल हो या फिर एंटी टैंक इसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी जो ये 30 mm कैनन है, ये उसमें सक्षम रहती है पूरी तरीके से। इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगहों पर इस तरह के जो बीएमपीज हैं, उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा ताकत देती है। पहाड़ी इलाकों में आपको समतल जमीन नहीं मिलती है, कोई सड़क नहीं होती है जिस पर आप आराम से आगे गुजर रहे होते हैं। वहां पर ऊंची चोटियां होती हैं, अचानक आपको नीचे उतरना होता है। ये देखिए, और किस तरीके से वहां पर पानी, नदियां, सारी चीजें रहती हैं और उसमें सक्षम है ये बीएमपी। लेकिन ये भी समझिए कि पूरी तरीके से इस तरह का किरदार निभाना, उस मशीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं हाथ, उनके उस पर निर्भर रहता है। और ये जो बीएमपीज हैं, ऐसे मौके पर गेम चेंजर्स साबित होती है। हमारे पास में टेक्नीशियंस काफी अपग्रेडेड, जो अनुभवी एक्सपीरियंस वाले हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, जो उस फॉल्ट को, उस चीज को जल्दी से जल्दी पकड़ के, हमारे पास में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो नहीं होने वाला। हम बिल्कुल पूरे एफर्ट के साथ जल्दी से जल्दी उस फॉल्ट को दूर करते हैं और हमेशा ऑपरेशनल के लिए ऑल इक्विपमेंट को बिल्कुल रेडी हालत में रखें। ये वाक्य है आपका, पहला हमेशा पहला, पहला हमेशा पहला। युद्ध के समय तरह तरह के हालात होते हैं और जब प्रशिक्षण का वक्त होता है, यानी तैयारियों का वक्त, उस समय हर हालात, हर आशंका को सोचकर प्रशिक्षण में ही उसका समाधान ढूंढना ये तय करता है कि जब मौका आएगा तब हमारा पराक्रम किस तरह नजर आएगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी तक कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था। अभी तक वैक्सीन से ही लोगों की जान बचाने की मुहिम चल रही थी, लेकिन अब कोरोना वायरस से लड़ने वाली पहली गोली को, यानी दवाई वाली गोली को, ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है। कोरोना वायरस से लड़ने वाली दुनिया की इस पहली दवा का नाम मोलनुपिरावीर है। ये दवा अमेरिका की मर्क एंड कंपनी और रिजबैक बायोथेराप्टिक्स ने बनाई है। ये दवा मरीज के शरीर में जाते ही उस एंजाइम के जेनेटिक कोड पर हमला करेगी, जिसकी मदद से वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। इससे मरीजों के अंदर वायरस का लोड कम रहेगा, सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस दवा के असर से मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आएगी। ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को दिन में 2 बार दी जाएगी। फिलहाल 18 साल से ऊपर के सिम्प्टोमैटिक मरीजों को ही ये दी जा सकती है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को संक्रमण के 5 दिनों के अंदर दवा देने से अधिक फायदा मिलेगा। शुरुआती दौर में इस दवा को कंपनी ने फ्लू के लिए तैयार किया था। इसका मकसद था मरीजों की हालत बिगड़ने से रोकना, ताकि अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता न हो। मर्क वो पहली कंपनी है जिसके कोरोना वायरस के इलाज वाली दवा के ट्रायल रिजल्ट पेश किए हैं। ट्रायल के रिजल्ट से पता चला है कि 775 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था। दवा लेने वाले किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमित मरीज इस दवा को अपने घर पर ही डॉक्टर से परामर्श लेकर खा सकते हैं। इस दवा को फिलहाल ब्रिटेन ने इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट इस दवा को गेम चेंजर मान रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम को इस दवा की पहली खेप में अभी 4,80,000 कोर्स, यानी लगभग 9,60,000 गोलियां नवंबर के अंत तक मिल जाएंगी। ये दवा वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड दोनों तरह के लोगों को दी जाएगी। इस दवा को खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया भी कतार में लगे हुए हैं।